हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट लेक्चर्स में टेंशन को ड्रॉ करना सीखा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में सूडो फोर्स को ड्रॉ करना सीखा। आज अपन नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करना सीखने जा रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझेंगे। तब इन सबको मिलाकर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो इन फोर्सेस को ड्रॉ करना तो सीखें। ठीक, तो हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन। तो देयर आर सम रूल्स टू ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन। इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए, तो कैसे हम ड्रॉ करें। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये है, इट इज परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस। Contact surface towards the body on which it is acting। ठीक है। दूसरा कि अगर ये परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस हमें नहीं समझ में आए, इफ परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस कैन नॉट बी ड्रॉन, कॉन्टैक्ट सरफेस ही कुछ ऐसी है, देन इट इज परपेंडिकुलर टू बॉडी। ठीक है। और दोनों ही समझना आए तो इफ बोथ परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू बॉडी cannot be determined, cannot be drawn, then normal reaction vector is drawn as its two mutually perpendicular components, mutually perpendicular components। Vector n is vector sum of its two components nx and ny। तो ये तीन नियम हो गए। पहला तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस ना मिले तो परपेंडिकुलर टू बॉडी, वो भी ना मिले तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में nx ny बना दो। उसका रिजल्टेंट अपने आप n आ जाएगा, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैं इसके एग्जांपल्स देकर आपको समझाता हूँ। तो पहला वाला केस ले रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है। इसमें देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है ना। तो यहाँ ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी, तो ए पर ऐसा है ऊपर की तरफ और बी पर ऐसे नीचे की तरफ। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसका नाम मैंने रख दिया मान लो N1। अच्छा, बी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी, तो बी पर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी ऑन विच इट इज़ एक्टिंग, और ग्राउंड पे नीचे की तरफ। ठीक। दूसरा केस मैंने लिया कि एक वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का केस है। इस पर एक रॉड ऐसे स्लाइड हो रही है। तो रॉड मैंने कैसे बनाई देखिए आप। अब ग्राउंड एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो रॉड पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अपन ने शो करी और वॉल से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल वॉल। तो ये एफबीडी किसका बन रहा है, रॉड का। ऑब्वियसली रॉड का ही तो एक्सेलरेशन निकालना है, रॉड का ही तो मास हमें पता है। तो रॉड का एफबीडी में रॉड पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन मैंने शो किए। ग्राउंड पर किधर फोर्स लग रहा है इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। तीसरा केस मैं लेता हूँ कि एक इंक्लाइन प्लेन है,
और यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि इस पर स्लाइड हो रहा है। तो ये एंगल है मान लीजिए थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक मुझे निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक परपेंडिकुलर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलरली अवे टुवर्ड्स द ब्लॉक ऑन विच इट इज़ टू बी शोन। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है या वेज है, इस पर किधर लगेगा? परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी ऑन विच इट इज़ एक्टिंग आइदर इंक्लाइन प्लेन और वेज, वट एवर इट इज़। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। एंगल वेंगल बताओ, तो एंगल वहाँ पर थोड़ी ज्योमेट्री लगा के निकाल लेना कि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, वर्टिकल से थीटा एंगल पर लगेगा। ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कि यहाँ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर ये दो ब्लॉक हैं ए और बी इस तरह से, और इधर फोर्स लगा के इसको मूव किया जा रहा है। तो ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन शो करो। तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाली है, तो बी पर लगेगा ऐसा और ए पर लगेगा ऐसा, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, एक और केस बनाया। एक ऐसा ब्लॉक है, ये ग्राउंड पर रखा है या चल रहा है जो भी है, और यहाँ पर एक स्फीयर है जो इस ग्रूव में ऐसे फंसा हुआ है, इसको अपन ने चला रखा है, कुछ फोर्स F लगा दिया है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, या दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं। स्फीयर का अगर FBD बनाएं अपन, स्फीयर का FBD, तो स्फीयर के FBD में एक नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है? ये टेंजेंट। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल किधर जाता है? सेंटर की तरफ। और ऐसे ही इधर ये नॉर्मल सेंटर से पासिंग होंगे, ये N1 एंड N2 सेंटर से पासिंग होंगे। तो ये FBD बनाया मैंने स्फीयर का, जिसमें कि सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन शो करी, इसका वेट भी एक्ट होगा, वो ये सब बात की बातें हैं। अभी तो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि अगर ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, चाहे स्फीयर हो, तो उसके सेंटर से पासिंग होती है नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि टेंजेंट तो होता है सरफेस पर, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और नॉर्मल पासिंग होता है सेंटर से, तो ये सेंटर से पासिंग होता है। तो ये केसेस हैं अपने परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस वाले। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस अपने को समझ नहीं आ रहा, तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द बॉडी, तो वो केस देखिए। तो दूसरा केस है परपेंडिकुलर टू बॉडी ऑन विच इट इज़ टू बी शोन। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा ग्राउंड या ऐसी स्टेयर केस है ये, तो ये एक स्टेप है उसकी, और इस स्टेप पर एक रॉड, इस स्टेप पर एक रॉड ऐसे टिकी हुई है या स्लाइड कर रही है, जो भी है। तो अपने को FBD बनाना है रॉड का। तो रॉड पे लगने वाले फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन एक चीज़ होगी, दो जगह से कांटेक्ट में है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। क्योंकि ये जो कांटेक्ट सरफेस है यहाँ पर एज है स्टेयर की, तो उसका परपेंडिकुलर तो हमें समझ आएगा नहीं, तो ये बॉडी के परपेंडिकुलरली लगा दो। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक पर ये रॉड ऐसे टिकी हुई है या स्लाइड कर रही है, जो भी है। तो हमें रॉड का FBD बनाना है, FBD ऑफ रॉड। तो उसमें हमें शो करना है नॉर्मल रिएक्शन।
तो ग्राउंड से तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे परपेंडिकुलर टू ग्राउंड लग जाएगी, इसको मैंने N1 कहा। और यहाँ परपेंडिकुलर टू बॉडी मतलब परपेंडिकुलर टू रॉड, ये दूसरी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, वेट वगैरह भी एक्ट होगा, सब कुछ होगा। ऐसी तीसरा केस देखिए कि यहाँ एक स्फीयर ऐसा रखा है और इस स्फीयर से ये रॉड ऐसी टिकी है, तो रॉड पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन तो एक तो ऐसी हो जाएगी ग्राउंड से, और यहाँ स्फीयर और रॉड के बीच में परपेंडिकुलर टू बॉडी ऐसा रॉड पर लगेगा एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऐसा, ये इक्वल अपोजिट है, एक डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, ठीक है ना। ये लगेगा किस पर, स्फीयर पर, और ये स्फीयर का सेंटर, ठीक है। अच्छा स्फीयर पर और बताओ, तो वॉल से भी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये भी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, ये और अलग टाइप की N3, और ग्राउंड से भी लगेगी पासिंग थ्रू सेंटर, ये अलग नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड से N4। तो जितनी कॉन्टैक्ट सरफेस हो 1 2 3 4 उतनी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर टू बॉडी वाला मैटर। अब नेक्स्ट केस, तीसरा केस है इफ बोथ परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू बॉडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि एक रॉड है जो कि यहाँ ग्राउंड पर ऐसे टिकी है और यहाँ इसको हिंज कर दिया। हिंज क्या होता है, जो डोर्स में होती है हिंज, विच परमिट्स रोटेशनल मोशन बट डज नॉट परमिट ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो एंड है यहाँ पर इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन ये रॉड गोल घूम सकती है। तो देखो यहाँ तो बनाना आसान है नॉर्मल रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये हिंज इस रॉड पर क्या नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, उसको क्या बोलते हैं, हिंज रिएक्शन। हिंज रिएक्शन मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन रॉड, ठीक है ना। ये आगे भी आपके काम आएगी बात। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन पता नहीं है, तो इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बना लो। तो एक NX होगा, एक NY होगा। तो अब ये अगर मान लो हिंज नहीं होती तो ये रॉड किधर चलती, ऐसे थोड़ा थोड़ा राइटवर्ड, थोड़ा थोड़ा डाउनवर्ड। तो इसको ये रोका हुआ है, राइटवर्ड भी नहीं जाने दे रहा, डाउनवर्ड भी नहीं जाने दे रहा। तो ऐसे दो कंपोनेंट हैं NX और NY। ये कैलकुलेशन करके जब हम निकाल लेंगे NX और NY, तो उसका रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन N, जिसको अपन हिंज रिएक्शन कह रहे हैं, आ जाएगा। दूसरा केस देखिए कि ये एक डिच है यहाँ पर कुछ इस तरह की, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। और एक बॉक्स को अपन ने रखा है इस तरीके से। अब बॉक्स पर यहाँ इस इंक्लाइंड ग्राउंड से, इंक्लाइंड ग्राउंड सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया N1। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राउंड की एज आ रही है तथा ब्लॉक की भी एज आ रही है, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू बॉडी बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्या करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट NX और NY मान लो, ये फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पर,
ब्लॉक का एफबीडी बनाया, ग्राउंड का थोड़ी बनाया, क्योंकि अगर ये ना होता ग्राउंड यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ आता और थोड़ा लेफ्टवर्ड भी आता, तो नीचे ना जाए इसलिए ग्राउंड ने फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, और लेफ्टवर्ड ना आए इसलिए ग्राउंड ने फोर्स लगा रखा है राइटवर्ड। मान लो कि आपने ये NX को इधर ना ड्रॉ करके इधर ड्रॉ कर दिया, हालांकि ये तो टुवर्ड्स द बॉडी होता है, लेकिन मान लो गलती कर दी तो क्या होगा कि कैलकुलेशन करने के बाद, न्यूटन लॉ लगा के कैलकुलेशन करने के बाद NX की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, आपने जो डायरेक्शन अज्यूम करी है वो गलत है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये 3 केसेस, ये वाला केस कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर सम ऑफ 2 इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब आज इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं कि किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना पड़ता है, उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, वो निकालना पड़ता है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल से मैं शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg। इधर से एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 20 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इधर से फोर्स लग रहा है मान लीजिए 8 न्यूटन। अब आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। बताइए क्या करेंगे? तो पहले तो इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, क्या आएगा, और फिर एक एक एफबीडी बनाकर नॉर्मल रिएक्शन निकाली जा सकती है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे को सिस्टम माना जाता है। तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो यहाँ ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, ये 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैंने माना कि दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A से जा रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर, 20 - 8, और टोटल मास कितना है भाई सिस्टम का, 4 + 2। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12/6, मतलब 2 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया। अब किसी एक का एफबीडी बनाओ, तो मैंने 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाया और उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स शो कर रहा हूँ। राइट से तो लग रहा है 8 न्यूटन और लेफ़्ट से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बाय 4 kg ब्लॉक। अगर 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाता तो उसका एफबीडी ऐसा बनता कि ये नॉर्मल रिएक्शन एन इधर से लग रहा है और ये फोर्स 20 न्यूटन का इधर से लग रहा है। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि ये एक्सेलरेशन ए से और ये भी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो किसी भी एक के एफबीडी को देखकर नॉर्मल रिएक्शन एन निकाली जा सकती है। जैसे कि 2 kg ब्लॉक के लिए मैंने लिखा n - 8 = 2 × a। तो 2 × a, तो a की वैल्यू तो मुझे पता है, तो ये हो गया n = 8 + 4 12 न्यूटन। और अगर इससे करता तो क्या लिखता, 20 - n नेट फोर्स राइटवर्ड = मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 4 × 2 दैट इज़ 8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो n = 20 - 8 दैट इज़ 12 न्यूटन। इस तरह से मैंने नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स 12 न्यूटन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। ऐसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, हो सकता है दिया हो सकता है ना दिया हो। ये एक ब्लॉक है और मैं भी थीटा लेके चलता हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का वो निकालना है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो मैंने ड्रॉ किया एफबीडी किसका, ब्लॉक का। तो ब्लॉक पर एक तो ग्रेविटी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना, तो ब्लॉक का मास मान लीजिए m दिया है, तब नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। और एक्सेलरेशन तो मास इंडिपेंडेंट है। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 - थीटा।
नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक कैसा लगेगा, परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी ऑन विच इट इज एक्टिंग, ऐसा। अब इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, कौन कौन से, एक तो ग्रेविटी और एक नॉर्मल रिएक्शन, एक ग्रेविटी और एक नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ये तो कॉज है, इफेक्ट क्या है, ये ब्लॉक स्लाइड होकर नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो mg के दो कंपोनेंट बनाओ, अलोंग द नॉर्मल एंड अलोंग द इंक्लाइन। तो इसको हटा दो और इसकी जगह ये दो कंपोनेंट, दो फोर्सेस लगा दो, mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन को मान लो ये y एक्सिस है इधर, और ये वाली डायरेक्शन इधर मान लो ये x एक्सिस है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो सिग्मा एफ वाई जीरो होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ये जा नहीं रहा, एक्सेलरेशन जीरो है। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो मुझे क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स से मुझे मिला, एक ही तो फोर्स है अलॉन्ग द इंक्लाइन ऑन द ब्लॉक, एम जी साइन थीटा। ये इस मास m को एक्सेलरेशन a प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g साइन थीटा। तो इस तरह से हमने इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। अब इस पर काइनेमेटिक्स बना दो क्वेश्चन कि साहब ये यहाँ इनिशियली रेस्ट में है और यहाँ तक की लेंथ इतनी इतनी है, ये एंगल इतना इतना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। ठीक है, तो मैंने कहा कि साहब ये एंगल थीटा, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये एंगल थीटा कितना है, अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल थीटा है मान लीजिए 37 डिग्री, और यहाँ ब्लॉक है रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और ये लेंथ जो इसको ट्रैवल करना है, ये लेंथ है मान लीजिए 12 मीटर, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ 12 मीटर है। तो आपको यहाँ पहुँचने में, यहाँ से ये स्टार्ट किया मोशन t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पहुँचने में टाइम t इक्वल टू t कितना लगेगा, ये क्वेश्चन बनाया। तो हमें पता है कि कुछ भी मास हो ब्लॉक का, इसका एक्सेलरेशन तो इधर कितना आता है, g साइन 37, g साइन थीटा ऐसा आता है। साइन 37 कितना होता है 0.6, 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। तो ये कितना डिस्टेंस चलना है इसको, 12 मीटर, s कितना है 12 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो t कितना आया 2 सेकेंड, ऐसे टाइम निकाल दिया। तो ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बन गया। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप पढ़ चुके हो। कितना आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन लाने के लिए कॉज कौन होता है, फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है। तो फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए टाइप ऑफ फोर्सेस कितने हैं, वो कैसे एक्ट होते हैं, क्या डायरेक्शन होती है, कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, इस पर विचार करना है। देखिए नेक्स्ट सिचुएशन। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ बनाएं तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लिफ्ट इमेजिन करो, इस लिफ्ट में एक इंक्लाइन प्लेन, वही एंगल 37 डिग्री वाला, यहाँ पर अपन ने ब्लॉक को रिलीज़ किया, इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन या लिफ्ट 0 है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये लेंथ जो इसको ट्रैवल करना है, मान लीजिए ये 12 मीटर डिस्टेंस, वही पुरानी वाली। अब इसमें टाइम कितना लगेगा निकालो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये 0 है। लिफ्ट की कुछ वेलोसिटी हो सकती है, वो तो एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ। यहाँ से अपन ने इसको रेस्ट से रिलीज़ कर दिया, मतलब यहाँ हम हैं और हमने इस ब्लॉक को धीरे से छोड़ दिया।
तो लिफ्ट फ्रेम में ये 12 मीटर चलेगा, लिफ्ट फ्रेम में ये 12 मीटर चलेगा, ग्राउंड फ्रेम में पता नहीं। तो मुझे फार्मूला यूज़ करना है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी फ्रेम में? लिफ्ट फ्रेम में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसको ए रिलेटिव भी कहते हैं। रिलेटिव वर्ड लगा दिया मतलब ग्राउंड फ्रेम में नहीं है वो, रिलेटिव टू लिफ्ट हो गया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जब जब भी कभी लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो, कार्ट वाला क्वेश्चन हो, कार्ट के अंदर ब्लॉक है या कोई पेंडुलम है, या वेज एंड ब्लॉक वाला क्वेश्चन हो, तो उसको ग्राउंड फ्रेम में करने की बजाय सूडो फोर्स लगा के उन फ्रेम्स में, एक्सेलेटेड फ्रेम्स में करना आसान होता है। मतलब लिफ्ट फ्रेम में करो, कार्ट फ्रेम में करो, वेज फ्रेम में करो। ये प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात समझी थी। अभी तो मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो मैंने इसका एफबीडी बनाया, किसका? ब्लॉक का। किस फ्रेम में? जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये एफबीडी ऑफ ब्लॉक इन लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम बनाया। तो इस पर एक फोर्स तो लगेगा इसका वेट, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगेगा सूडो, क्योंकि ये ऑब्जर्वर देख रहा है, लिफ्ट में बैठकर देख रहे हैं, लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऊपर है, तो इधर एक सूडो फोर्स m इंटू 2 ये और लग जाएगा। अब हम लिफ्ट फ्रेम में देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये नॉर्मल के अलोंग तो चल नहीं रहा, ये अलोंग द इंक्लाइन चलकर नीचे आ रहा है। तो क्यों ना मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर लूँ, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एंड अलोंग द इंक्लाइन। तो इधर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो इधर टोटल फोर्स लग रहा है m इंटू जी प्लस ए, दैट इज़ जी प्लस 2, और ये 37, ये 37 डिग्री, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका कंपोनेंट मैंने बनाया, इधर वाला कितना आएगा? m इंटू जी प्लस 2 साइन 37, और ये m इंटू जी प्लस 2 कॉस 37। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? तो चूंकि ये इधर आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऐसा है, तो इधर तो ये जा नहीं रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 वाले कॉन्सेप्ट से m इंटू जी प्लस 2 कॉस 37 ऐसा हो जाएगा, एंड सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। तो फोर्स कितना है अलॉन्ग इंक्लाइन? टोटल फोर्स m इंटू जी प्लस 2 साइन 37 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आया? ये आया जी प्लस 2 यानी 12 साइन 37 यानी 3/5। तो ये कितना हो गया? 36/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने इस फार्मूले में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली तो आंसर आ जाएगा क्या? कि 12 मीटर चलना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और एक्सेलरेशन मैंने अभी फाइंड किया 36/5 इंटू टी स्क्वायर। तो 12 3 36 10/3 टी इज इक्वल टू √10/3 सेकेंड, ऐसा मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये लिफ्ट फ्रेम में हो तो सूडो फोर्स लगाना ना भूलें, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और यहाँ पर एक ये वेज है, ये वेज है, इसका एंगल ये थीटा है। इस पर एक ब्लॉक रखा है, मास ऑफ ब्लॉक है m1, मास ऑफ वेज है m2। तो इस वॉल पर वेज कुछ फोर्स एक्ट कर रही है, तो आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन
वॉल एंड वेज। तो एफबीडी बनाओ किसका, तो यहाँ पर अपने को निकालना है नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल ऑन द वेज। तो वेज का भी बनाना पड़ेगा और ब्लॉक भी अपना कुछ ना कुछ कलाकारी कर रहा है, तो ब्लॉक का भी बनाना पड़ेगा। ब्लॉक ऐसा स्लाइड होकर नीचे आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने पहले बनाया ब्लॉक का एफबीडी। तो ब्लॉक कहाँ है हवा में, उसकी पोजीशन बताने के लिए ऐसा ही एंगल थीटा पर ये ब्लॉक है, ऐसा बताया। इसका वेट m1g नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन बाय द वेज ऑन द ब्लॉक n ऐसा लगेगा। और रिजल्ट क्या हुआ कि इधर एक्सेलरेशन a से आ रहा है, ये एंगल थीटा। तो इससे हमें क्या मिला कि नेट फोर्स अलोंग नॉर्मल 0 है। तो इस mg के दो कंपोनेंट बना लो, mg को हटा दो, इधर से आएगा ये mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के कारण तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा, समझे। और ये नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू कितनी आएगी, m1 है ये, m1 ओके m1। तो m1 कर दो, m1g cos थीटा। अब वेज का एफबीडी बनाओ। तो वेज के एफबीडी में एक फोर्स तो ऐसा वर्टिकल से थीटा एंगल पर n लग रहा है और ग्राउंड से भी एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और वॉल से भी एक लगेगी और इसका वेट भी होगा कुछ। तो इसका वेट कितना है m2g। ग्राउंड से रिएक्शन मान लो r है, नॉर्मल रिएक्शन r है और वॉल से नॉर्मल रिएक्शन मान लो nw है, ठीक है। और ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में कहीं चल नहीं रही वेज। टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं इस पर, तो दो, तो 1 2 3 जगह से कांटेक्ट में है ये, तो 3 तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और एक वेट, 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं और ये रेस्ट में है। तो हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स 0, मतलब nw कितना है, n sin थीटा और n की वैल्यू हमें पता है। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल हो जाएगा m1g cos थीटा sin थीटा। बस यही निकालना था। अगर r निकालना हो ग्राउंड रिएक्शन तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू n cos थीटा डाउनवर्ड और m2g भी है डाउनवर्ड। तो बताओ n cos थीटा कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये m1g cos स्क्वायर थीटा प्लस m2g ऐसा हो जाएगा। ये जाएगा m1g cos स्क्वायर थीटा प्लस m2g। अगर ग्राउंड रिएक्शन पूछें तो ऐसे निकाल देना। वॉल वाली रिएक्शन जो है, जो हमारा आंसर है वो ये आंसर है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि वेज को क्या एक्सेलरेशन से राइटवर्ड चलाया जाए कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे रिलेटिव टू वेज। तो अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन ए ऑफ वेज so that block does not slide relative to wedge। तो क्या आंसर आता है इसका, सब बच्चों को याद होगा जिनने पहले पढ़ रखा है, मैं बता देता हूँ, जी tan थीटा मुझे भी याद है। अब कैसे लाना है ये बताओ। तो वेज चल रही है और ये ब्लॉक भी चल रहा है, कैसा, हॉरिजॉन्टली। क्यों, क्योंकि नीचे नहीं आ रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा। ऐसा कैसे हो गया, ज़रा ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस बताना तो।
तो ब्लॉक पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, बिल्कुल सही बात, जो भी इसका मास हो हमें उससे मतलब नहीं है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, बिल्कुल सही बात, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, बिल्कुल सही बात। और किस फ्रेम में काम कर रहे हो आप? तो मैं लिफ्ट फ्रेम में काम कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये मुझे लिफ्ट नहीं, वेज फ्रेम में काम कर रहा हूँ और मुझे ये रेस्ट में दिख रहा है, नॉट स्लाइडिंग। तो मैंने FBD ऑफ ब्लॉक बनाया इन वेज रेफरेंस फ्रेम, तो उसमें एक सूडो भी लगाना पड़ेगा। कितना? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज रेफरेंस फ्रेम। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो एक तो ये एक्स एक्सिस मान लो ऐसी, और इधर वाई एक्सिस मान लो। तो हम ये कह रहे हैं कि अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द इंक्लाइन ये मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो नेट फोर्स क्या है? 0। वैसे तो कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हुआ नहीं दिख रहा, वो रेस्ट में दिख रहा है इस ऑब्जर्वर को। तो अलोंग द इंक्लाइन mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और ma का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। तो mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा, और ma का कंपोनेंट अप द इंक्लाइन ma कॉस थीटा। ये इक्वल अपोजिट है। इससे मुझे क्या मिला? m से m कैंसिल, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। और वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछ ले तो, हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बताओ? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू n इज इक्वल टू mg का कॉस थीटा, ma का साइन थीटा। n इज इक्वल टू क्या आएगा? mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा। तो mg कॉस थीटा प्लस a की वैल्यू कितनी है? जी टेन थीटा। जी टेन थीटा मतलब टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसमें एक साइन थीटा से और मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा mg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg सेक थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हो जाएगा वो 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो mg सेक थीटा। तो ये दो आंसर कि एक तो एक्सेलरेशन कितना होता है? जी टेन थीटा, किसका? वेज का। और नॉर्मल रिएक्शन जो लगती है वो लगती है mg सेक थीटा। ये दोनों आंसर आपको याद होना चाहिए, तो इतना टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया, देखो। तो सिचुएशन देखिए, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पर ये वेज है, वही वाली वेज है, ये एंगल थीटा है, इस पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m1 है, वेज का मास m2 है। यहाँ से एक स्ट्रिंग और ये पुली पर से जाकर स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक m मास का लटका दिया। अब आपसे पूछा फाइंड m सो दैट block m1 does not slide on wedge surface। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि अगर इसका एक्सेलरेशन जी टेन थीटा आ जाए तो ब्लॉक m1 स्लाइड नहीं करेगा। तो ये mg ऐसा फोर्स है जो कि इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? जी टेन थीटा एक्सेलरेशन से। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है? mg। पूरा सिस्टम जिसका मास m प्लस m1 प्लस m2 है, वो जी टेन थीटा एक्सेलरेशन से चलना चाहिए, तभी ये ब्लॉक इसके अलोंग स्लाइड नहीं करेगा। तो मैं क्या लिखूं? नेट ड्राइविंग फोर्स mg इज इक्वल टू m प्लस m1 प्लस m2 इंटू a कितना? जी टेन थीटा। तो
ये जी से जी तो गया कट, और ये एक m जो है ना m tan थीटा वो इधर आएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को हटाने के लिए मैंने कॉट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। या पहले ही टेन थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर लेते अपन, अगर ये पहले ही टेन थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर लेते तो ये कैसा दिखता है, m कॉट थीटा इज इक्वल टू m प्लस m1 प्लस m2, और ये m पे इधर आता तो कॉट थीटा माइनस 1 बनता, तो ये m1 प्लस m2 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1 ऐसा आंसर आता। तो चाहे जैसे कैलकुलेशन है ये तो कर लो, फाइनल आंसर ऐसा आएगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। तो इस थीटा पे डिपेंड करेगा ये मास m कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली सिचुएशन देखिए, ये एक ब्लॉक है और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इसको फोर्स लगाकर एक्सेलरेट कराया जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन a, और ये एंगल जो है ये है थीटा, और यहाँ पर है एक स्फीयर इस तरह से। अब पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a so that sphere does not move up the inclined surface. ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे ना तो ये ऊपर चल देगा, स्लाइड होता हुआ, रोल नहीं होगा, स्लाइड होता हुआ, फ्रिक्शनलेस बना हुआ है। तो अगर एक्सेलरेशन कम है तो फिर ये नीचे आने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे तो आ नहीं सकता। ऊपर कौन ले जा रहा है इसको, ज़रा एफबीडी बनाना। तो देखो ये जो स्फीयर है, एक तो इसका जो भी कुछ वेट है वो ऐसा लगेगा mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से ऐसा लगेगा n1, और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगेगा n2। और मैंने इस फ्रेम में काम कर रहा हूँ, ब्लॉक के फ्रेम में, ये क्या है ब्लॉक के फ्रेम में काम कर रहा हूँ, तो एक सूडो भी लगा दिया m इंटू a, ये मेरा एफबीडी बन गया इन ब्लॉक रेफरेंस फ्रेम। ये है एफबीडी ऑफ स्फीयर इन ब्लॉक रेफरेंस फ्रेम। अब देखिए एक्सेलरेशन को बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, जैसे ही ये स्लाइड करने वाला होगा तो ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है ना n2 ये जीरो हो जाएगी, और सिर्फ ये वाली नॉर्मल रिएक्शन n1 जिंदा रहेगी। तो ये खूबी है फॉर Amex दिस n2 मस्ट बी जीरो। अच्छा ये एंगल कितना है थीटा, तो वर्टिकल से इसका एंगल भी है थीटा। तो अब कुल मिला के तीन फोर्स बचे mg, n1 एंड सूडो। कौन से, mg, सूडो एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन n1। ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है, यहाँ बैठकर देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। तो अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स जीरो, तो ये एंगल है थीटा, तो सूडो का कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा अप द इंक्लाइन, और mg का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन। तो एक्सेलरेशन कितना आया g tan थीटा। अरे ये तो वही आंसर है, हाँ वही आंसर है। ये ना होता
तो ये ऊपर ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, इसके लिए पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन ए कितना होता है, जी टेन थीटा। तो नीचे जाना तो यहाँ मना है, ऊपर ना चला जाए तो ऊपर भी ना जाए, नीचे भी ना आए, इसके लिए एक्सेलेरेशन जी टेन थीटा होता है। तो इस तरह से आपने एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू निकाल ली। और n1 क्या आएगा, वही आएगा जो पहले आया था। n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो n1 कितना आएगा, mg sec थीटा, ए की वैल्यू रखेंगे जी टेन थीटा। तो इस स्फीयर का मास अगर m दिया होता तो नॉर्मल रिएक्शन n1 भी निकाल लिया होता, पर पूछा तो खाली एक्सेलरेशन था, इसलिए मास नहीं दिया था। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो एर्डो वाला प्रॉब्लम कि मान लीजिए यहाँ पर एक वैज है, ये एंगल थीटा, और यहाँ एक रॉड है। Rod is free to move in vertical direction only. It can not move in horizontal direction. ठीक है ना। Mass of rod is suppose m1 and that of m2 for wedge. ये incline face है rod का। तो find करना है acceleration of rod and wedge। तो कौन किधर चलेगा, ये इधर चलेगी वेज, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका मान लीजिए a2, और रॉड इधर चलेगी नीचे वर्टिकली अपने वेट के कारण, तो इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a1। अब हमारे पास FBD बनाकर इक्वेशन लिखने की जगह है, एक तो रॉड का FBD और एक वेज का FBD। तो बनाओ FBD और लिखो इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से ड्रॉ की जाने वाली हैं। तो ठीक है, ये रॉड है, ये इंक्लाइन फेस है इसका, ये एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, ये थीटा एंगल है, वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन थीटा एंगल बना रही है, और वेट, रॉड का वेट m1 जी भी एक्ट करेगा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये नीचे एक्सेलरेशन a1 से आ रही है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी m1g माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू a1। फिर मैंने वेज का FBD बनाया, ठीक है साहब, वेज का FBD बनाया। तो वेज पर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ब्लॉक वर्टिकल से थीटा एंगल पर इस तरह से लग रही है, जिसका कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A2 क्रिएट कर रहा है। वो सब छोड़ो कि इसका भी वेट होगा m2g, ग्राउंड से भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ लगेगी r, वो निकालना नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन होने वाला है, इधर एक्सेलरेशन A2 आने वाला है। तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा कि n sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ वेज, n sin थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू A2। अब ये दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, A1, A2 एंड नॉर्मल रिएक्शन n। तो एक कंस्टेंट वाला रिलेशन बताओ, ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस and normal to it, then draw acceleration vectors of two bodies in contact। तो रॉड का A1, वेज का A2, and equate components of accelerations along the normal। तो A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2 sin थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब तीन इक्वेशन हो गई, तीन अननोन हो गए, तो आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, n A1 एंड
A2। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए नहीं ली जिससे कि आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो मैं समझाऊं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी वो आप पुटअप करके आंसर निकाल ही लोगे, कैलकुलेट कर ही लोगे, पर इक्वेशन क्या बनाना है दैट इज़ फिजिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रॉब्लम into mathematical form is physics, and then to solve these three equation, three unknown is mathematics। तो I am concerned with physics। तो मुझे इक्वेशन बनाना सिखाना है आपको। अब मैं 2 kg 4 kg ऐसा लिख दूंगा तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसके मास की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ये वेज है, वर्टिकल वॉल है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये एंगल थीटा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, रॉड यहाँ है। अब आपको एक्सेलरेशंस ऑफ वेज एंड रॉड निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ वेज एंड रॉड। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ वेज एंड रॉड। तो क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, किसका, जिसका मास होता है, मतलब रॉड का बनाएंगे और वेज का बनाएंगे, और उसी प्रकार से 3 इक्वेशन बनेंगी। इसका एक्सेलरेशन m1 का वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, m2 का लेफ्टवर्ड होगा, ये खसकेगी लेफ्टवर्ड, तभी अपने वेट m1g के कारण रॉड नीचे आ पाएगी। तो मैंने रॉड का एफबीडी बनाया, उसमें ये वाला फेस जो है ना इंक्लाइंड है, ऐसा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगने वाली है, ऐसे, हाँ कि ना, ये एंगल थीटा, वर्टिकल से ये एंगल थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगने वाली है, ऐसे लगने वाली है, ऐसे लगने वाली है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इधर से भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ये अगर n है तो ये n1 है वॉल से, और इसका वेट है m1g, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आने लगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी क्या, m1g माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू a1। वही का वही सिचुएशन है, समझो आप बात को। फिर मैंने वेज का एफबीडी देखा, तो वेज पर ऐसा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से एंगल थीटा पर लग रहा है, और उसका नॉर्मल रिएक्शन n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n साइन थीटा इस m2 को एक्सेलरेशन a2 से इधर चला रहा है। तो ये 2 इक्वेशन, एक कंस्ट्रेंट रिलेशन से इक्वेशन और फॉर्म करना पड़ेगी a1 a2 के बीच में। तो कंस्टेंट रिलेशन क्या कहता है, ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस एंड नॉर्मल टू इट, ड्रॉ एक्सेलरेशन वेक्टर्स ऑफ 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड इक्वेट देयर कंपोनेंट्स अलोंग द नॉर्मल। तो a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन, तो हम सॉल्व करेंगे तो n, a1 और a2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन, वेज एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। क्या लगता है आसान होती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो काफ़ी लंबी होती है। ये वेज है, ये एंगल थीटा, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m1, वेज का m2। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। तो कुछ ना कहा जाए तो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम मानी जाती है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा है तो क्या करेंगे, कौन किधर चलेगा, सोचो। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी यहाँ इन दोनों के बीच में, ऐसी लगेगी, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, इजंट इट। और इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट इस वेज पर इधर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैंने बनाया पहले तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक,
तो वेज फ्रेम में बनाऊंगा, क्योंकि वेज फ्रेम में मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब ये ए रिलेटिव है। तो यहाँ है ये ब्लॉक और इस पर ये एक तो लग रही है नॉर्मल रिएक्शन एन वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और एक लग रहा है इसका वेट, हाँ उसे ना भूल जाना, m1g, और एक लग रहा है सूडो। तो देखो इसका एक्सेलरेशन मैंने इधर, वेज का एक्सेलरेशन इधर मैंने a माना, ठीक है ना। तो सूडो, वेज फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो सूडो लगाना पड़ेगा मुझे इस डायरेक्शन में, कितना, m1 इंटू a। तो 3 फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट और एक, क्योंकि इसमें वेज फ्रेम में काम कर रहे हैं तो सूडो। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ कि ये इधर ए रिलेटिव एक्सेलरेशन से आता हुआ दिख रहा है वेज में बैठे ऑब्जर्वर को। तो ये है एफ बी डी ऑफ ब्लॉक इन वेज रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि अलोंग द, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ो, अलोंग द इंक्लाइन ए रिलेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, m1g का कंपोनेंट साइन थीटा वाला और m1a का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला। ये नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन है जो कि m1 को क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन ए रिलेटिव। ए रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज। और नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग, नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग एन तो है, एन की डायरेक्शन में m1a सूडो का भी कंपोनेंट आएगा, सूडो का कंपोनेंट आएगा m1a साइन थीटा। ये उस तरफ होगा, इस तरफ कौन है, m1g कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही, इसलिए नेट फोर्स अपन ने अलोंग द नॉर्मल 0 बताया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फिर इस वेज का एफ बनाओ, तो वेज का एफ बनाया और एक ऐसा वर्टिकल से थीटा एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इसका वेट नीचे की तरफ m2g, ग्राउंड से रिएक्शन r, हमें उससे मतलब नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टली a एक्सेलरेशन से ऐसे जा रही है। तो कौन ले जा रहा है, n का कंपोनेंट n साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए। वर्टिकल वाली इक्वेशन में नहीं लिखूंगा, नहीं तो उसमें r एक अननोन आ जाएगा। तो अभी मेरे पास कितनी इक्वेशन है, 3। अननोन कितने हैं, n, a और a रिलेटिव। वेरी गुड। तो हमें इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, n, a एंड a रिलेटिव। अब मुझे क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाया, एक तो ऐसा है, कैसा, ऐसा, कैसा, ये ऐसा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की तरफ, ये है ए रिलेटिव। ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। और एक है ऐसा, ये है एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है ए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम। ये बात समझ लो। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको मैंने कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करके लिखा, ए रिलेटिव कॉस थीटा आई कैप, और उसमें ये जोड़ा तो माइनस ए, इतना तो हो गया आई कैप वाला, और माइनस ए रिलेटिव साइन थीटा जी कैप। तब ये रिजल्टेंट ए प्राप्त
होगा। ये दो एक्सेलरेशंस हैं जिनका वेक्टर सम हमारा आंसर होगा। समझ गए बात को? तो इसका कंपोनेंट ए रिलेटिव कॉस थीटा प्लस आई कैप में आएगा, और ये वाला जब ऐड करेंगे माइनस आई कैप में, और इसका दूसरा वाला कंपोनेंट माइनस जे कैप में। तो अपन ने इधर ऐसा एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस ऐसा मान के आंसर प्रोड्यूस किया, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप एक बात समझ लो मुद्दे की, ये है कि ये जो वेज एंड ब्लॉक वाला प्रॉब्लम होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता जितना कि आपको लगता है कि एक वेज है एक ब्लॉक है, कितना आसान क्वेश्चन है। ज़बरदस्ती है ना एक वॉल भी खड़ी कर दी और वो रॉड को वर्टिकल ही मूव कर सकती है, ऐसा सब कर रहे हैं। भैया ऐसा सब करने में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट नहीं होते, वर्टिकली ही आएगी वो, तो समस्या कम रहती है। इसमें समस्या बढ़ जाती है, सबको फ्री कर दो तो समस्या बढ़ जाएगी देश में, इसलिए कुछ कंस्ट्रेंट लगा देना ठीक होता है। आज के लेक्चर को अपन यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन वेइंग मशीन और स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वेइंग मशीन क्या होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।